बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। शाम के 4:03 हुआ चाहते हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपका मेजबान मेरी हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले आपको बताते चले कि कल की तारीख यानी 11 दिसंबर की तारीख जम्मू कश्मीर की तारीख और तवारीख को रकम करने जा रही है, इस एतबार से कि सबसे बड़े कानून जम्मू कश्मीर के एतबार से 370 जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी जेरे बहस नहीं बल्कि उस पर फैसला महफूज हो चुका है और कल की तारीख में यह फैसला सुनाया जाएगा। इस हवाले से तजब्जुब पब्लिक के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लगातार जारी है और इस हवाले से एक दूसरे से यह भी पूछा जा रहा है कि कल का फैसला किस तरह का होगा। हालांकि सियासी जमातों की तरफ जब नजर दौड़ाते हैं तो पीडीपी इस फैसले से कबल ही मायूस नजर आ रही है, लेकिन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को अभी भी मुकम्मल एतबार सुप्रीम कोर्ट पर है। अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल है, लेकिन उमर अब्दुल्ला आज बारामूला के अंदर थे, जहां पर उन्होंने आज एक अवामी जलसे से खिताब भी किया और इस अवामी जलसे से खिताब के दौरान जहां पार्टी की सीनियर कयादत यहां पर थी, वहीं पर मीडिया के जो नुमाइंदे थे वो भी इस चीज का वेट कर रहे थे कि 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला कब लबकुशाई करे। बहरहाल जलसे में तकरीर के बाद मीडिया नुमाइंदों ने उमर अब्दुल्ला से पूछा, जो कि साबिका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर है, उनसे पूछा कि आपको क्या उम्मीद है इस वर्डिक्ट से, क्योंकि पीडीपी कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रही है। तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, अभी जब कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है और जब फैसला आएगा तभी हम कुछ बताएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम पुरअमन है। हालांकि ये इस कॉन्टेक्स्ट में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो चीमागोयां कल से ही चल रही हैं कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, खाना नजरबंदी हो सकती है, तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अवाम पुरअमन है। यहां गाजा से मुतलिक भी अवाम में गुस्सा था, लेकिन अवाम उस पर भी पुरअमन रहे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर अवाम पुरअमन ही रहेगी। ये उमर अब्दुल्ला ने यहां बारामूला के अंदर एक अवामी जलसे के बाद मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को लेकर क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उमर अब्दुल्ला ने जो वर्डिक्ट होने वाला है कल, उस पर क्या कुछ कहा आपकी नजर करते हैं। जिस तरह आप कहते हो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया, मैं उसी तरह कहूंगा ना अगर फैसला हमारे हक में गया। दोनों चीजें मुमकिन है। फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे ना। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको पता है कि ऑनरेबल जजेस की तरफ से क्या फैसला आने वाला है। अब अफसोस है, कम से कम यहाँ के लोगों पे भरोसा करिए। यहाँ के लोगों ने कब पिछले 4 सालों में कानून को अपने हाथ में लिया? 2019 में नहीं लिया, 2020 में नहीं लिया। आज जबकि गाजा को लेके हम सब बहुत ज्यादा नाराज हैं, आज भी लोग जो हैं दिमाग से काम ले रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फैसला आने के बाद भी यहाँ के लोग जो हैं वो माहौल नहीं बिगाड़ेंगे। पुलिस को पकड़ धकड़ करने की जरूरत नहीं है, लोगों पे भरोसा करना चाहिए उनको। को पकड़ दकड़ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने अवाम पर भरोसा और एतमाद करना चाहिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा। लेकिन इससे पहले अपनी स्पीच के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर उमर अब्दुल्ला ने इस वर्डिक्ट के हवाले से क्या कुछ कहा आपकी नजर करते हैं। एक मिनट के लिए अगर हम मान के चले कि हमें वहां से इंसाफ नहीं मिलता, इसका यह मतलब नहीं है कि हम खामोश बैठेंगे। सबसे बड़ी पार्टी है हम। अरे बीजेपी को कितने साल लगे 5 अगस्त 2019 तक पहुंचने में? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले 370 के हक में सुनाए। क्या बीजेपी वालों ने अपना मौकुफ छोड़ा? क्या वो पीछे हटे?
कोर्ट ने एक बार नहीं 2 बार कहा कि 370 सही है। उन्होंने अपनी सियासी लड़ाई जारी रखी। कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि हम दिल छोटा नहीं करेंगे, हम मायूस नहीं होंगे, हम सिर नहीं झुकाएंगे। पुरअमन तरीके से आईन और कानून का इस्तेमाल करके हम जम्मू कश्मीर को दोबारा वो मुकाम हासिल करके रहेंगे जो हमसे छीना गया। रात से मेरे साथियों को पुलिस थाने बुलाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पे ये मत लिखो, ट्विटर पे फेसबुक पे ये मत लिखो। क्या आपकी धमकी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है? मुझे बताओ, अगर आपने किसी बीजेपी के लीडर को बुलाया, कल को अगर अल्लाह ने चाहा और फैसला उनके खिलाफ जाएगा, अगर उस फैसले के खिलाफ वो कल फेसबुक पर लिखना शुरू करेंगे, आप क्या करोगे? हमें तो थाने बुला के आप धमकी देते हो, इन लोगों को आप सिर पे चढ़ाते हो। ये कहां का इंसाफ? ये कौन सी जमहूरियत है? चलिए, उमर अब्दुल्ला पुर एतमाद भी नजर आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट पे उनका मुकम्मल भरोसा है। यह उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर भी दिखाया और उसके बाद जो मीडिया नुमाइंदों से उन्होंने बात की उसमें भी उन्होंने जाहिर किया। लेकिन बात एक बार फिर से वही है कि अगर वर्डिक्ट जम्मू कश्मीर के हक में नहीं आया, यानी उमर अब्दुल्ला के कहने के मुताबिक अगर वो जम्मू कश्मीर के हक में नहीं आया तो उसके बाद भी हम 370 को लेकर सरेंडर नहीं करने वाले। बहरहाल, कल आपको याद ही होगा कि कल हमने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से एक खुसूसी इंटरव्यू किया था जिसमें महबूबा मुफ्ती ने वाशकाफ अल्फाज में कहा कि जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान आजकल अनबन है, इसके बावजूद कि वो ऑल पार्टी सेटअप पर भी और पीएजीडी फोरम पर भी एक साथ है और दोनों ने एक साथ चलने का वादा भी अवाम को दिया था, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे पर वार जारी है। जब मैंने उनसे यह सवाल पूछा था तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह शुरुआत पहले उमर अब्दुल्ला की जानब से की गई। जब वो डोडा के दौरे पर थे तो वहां पर उन्होंने पीडीपी पर निशाना साधा। उस वक्त तो हमने बर्दाश्त किया था, लेकिन उसके बाद पैदर पे उनकी जमात की जानब से इस तरह के वार किए गए कि हमने फिर जवाबी वार करना पड़ा। यही सवाल आज उमर अब्दुल्ला से बारामूला के अंदर पूछा गया था तो उमर अब्दुल्ला ने कहानी कुछ उसकी उलट बता दी। उन्होंने कहा कि यह साल पिछले साल की बात है और उस वक्त पीडीपी का जो योम तासीस था श्रीनगर के अंदर, तो वहीं पर न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उस वक्त तकरीरें की गई थी बल्कि गाने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चलाए गए। उमर अब्दुल्ला ने यही कहा कि वार सबसे पहले पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किया। अफसोस की बात यह है कि बंद कमरे में जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती हैं और खुलेआम जो कहती हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं शायद ही कभी अपनी तकरीर में उस जमात की बात करता हूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ और ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि 2009 में जब हमने बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, उस वक्त हमारे हाथ को ठुकराया गया, उस दोस्ती को कबूल नहीं किया गया और उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अगर यही वार है तो ठीक है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। जब हमारे खिलाफ बातें होती हैं तो क्या हम खामोश रहें? हमला सबसे पहले पीडीपी की तरफ से हुआ और वो इस साल नहीं, पिछले साल शुरुआत हुई जब उनके रेजिंग डे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ न सिर्फ तकरीरें हुई बल्कि गाने भी बजाए गए। उस वक्त हम खामोश रहे। फिर इस साल
सिलसिला और ज़्यादा बढ़ा। मैं अभी भी नहीं चाहता हूँ कि ये इस तरह के हालात बने रहें। आपने देखा होगा मैंने अपनी तकरीर में इस तरह की कोई बात नहीं की। वहाँ से हमारे ऊपर हमले रुक जाएं, यहाँ से भी जो है मेरे पार्टी जो है साथी वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है जब वहाँ से बात उठती है और ख़ासकर उनके सदर के तरफ से, तो यहाँ से जवाब देना फिर ज़रूरी पड़ता है। चलिए, एनसीपीडी के दरमियान अनबन अभी भी लगातार जारी है। क्या ये सिलसिला बयानबाजी का रुक जाएगा, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन गुलाम नबी आजाद भी आज शहर के अंदर थे और गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि 370 हटाने का जो फैसला किया गया था वो गैर कानूनी था। ये गुलाम नबी आजाद के अल्फाज है। ताहम उन्होंने कहा कि क्या ये कानूनी था या गैर कानूनी था, इसका हतमी फैसला कल 11 तारीख को आ जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच इस फैसले को सुनाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम को इंसाफ का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और एतमाद है कि वो अवाम को अपना हक देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुल्क के आईन बनाने वाले ठीक हैं तो उन्हीं आईन बनाने वालों ने दफा 370 भी बनाया था, तो ये कैसे गलत हो सकता था। कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी। स्टेट को बंद करना और रिकमेंड करना, तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतजार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक एक्सक्लूसिव हक था उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है उसका। हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहना भी गलत होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिन लोगों ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो अगर ठीक है तो ये 370 भी उन्होंने ही बनाया है। उसमें भी हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 370 है, तो उन्होंने ये बनाया, उनके साथ नेगोशिएट करके बनाया है। तो उन्होंने यहाँ के वालों ने यहाँ रखा और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सब ठीक है तो ये कैसे गलत। आजाद साहब, आपको रोकना चाहूंगी, इतना जरूर पूछना चाहूंगी, अगर फैसला कल हमारे खिलाफ आया, क्या हमें आजाद साहब। इधर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन सूरत हाल को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि इस सरकार के अंदर एक चीज हुई थी कि मिलिटेंसी एब्रप्टली बहुत कम हो गई थी। हालांकि हर सरकार में ये मिलिटेंसी धीरे धीरे कम होती रही, ये गुलाम नबी आजाद का कहना है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन राजौरी और अनंतनाग और पुंछ के एनकाउंटरों के बाद अब डर एक बार फिर से बढ़ चुका है। मरकजी सरकार की एक चीज अच्छी की थी उन्होंने कि मिलिटेंसी को खत्म करने में बहुत हद तक मदद की थी। वैसे ग्रेजुअली मिलिटेंसी 90 से हर चीफ मिनिस्टर के दौरान कम 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 की होता, लेकिन इन्होंने उसको एक वक्त में 0 पॉइंट पे पहुंचाया। लेकिन पिछले 1.5 साल से जब से राजौरी से हादसे शुरू हो गए, तो अब वो राजौरी तक ही महदूद थे, पुंछ में महदूद थे। लेकिन यहाँ जब कोकरनाग का हादसा हुआ और इक्का दुक्का जब हमारे टारगेट किलिंग शुरू हुई, उससे शुरू हुआ, तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज आहिस्ता आहिस्ता ये डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। सुबह जम्मू में भी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं और कश्मीर में भी हर जगह, पहले देहाती इलाकों में था, अब ये कश्मीर में घुस गया।
अभी जिस इंस्पेक्टर की जान चली गई उसको देखकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील का कहना है कि अवाम का एतमाद और उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी अगर कोई एतमाद और उम्मीद की कोई किरण है तो वो सुप्रीम कोर्ट पर है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक है, लेकिन यहाँ जो आए रोज वाक़ात होते हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ के हालात किस कदर खराब है। शुरू से जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा एतमाद है जुडिशरी पर, क्योंकि अगर कोई उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों को वो जुडिशरी से है कि जुडिशरी से जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिले। लोगों को दिखाने के लिए, पार्लियामेंट में कहने के लिए ये बहुत चर्चा है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, लेकिन कोई न कोई दिन ऐसा आता है जब मासूम लोगों की हत्या होते हैं, जो बड़े संगीन जुर्म है। और इसमें जो कल भी वाक़ा हुआ या इससे पहले दूसरे वाक़ात हुए, तो सरकार को सीरियसली इनका तहकीकात करना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ लैप्सेस है, कहाँ कमियाँ हैं। उधर तुलमुला गांदरबल के अंदर आज साबिका एमएलए अशफाक जब्बार की सदारत में एक कन्वेंशन मुनक़्क़द हुआ है और इस कन्वेंशन में जब मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की अशफाक जब्बार ने, तो उन्होंने कहा कि अगर कल 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर पीडीपी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। उन्होंने आज इन बातों का इजहार तुलमुला में एक कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। हमारे पास जो इशू है इस वक्त वो 370 को लेके है, जो कल का एक वर्डिक्ट आना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। हम दुआ करेंगे और हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो जम्मू कश्मीर के अवाम के एस्पिरेशन, यहाँ के इनके जज्बातों का एहतराम करते हुए अपना फैसला सुनाएगी। खुदा न खास्ता अगर ये फैसला कहीं नेगेटिव हो, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में ना हो, तो मैं सीधे सीधे इसकी जिम्मेवारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ठहराता हूँ मोर्दे जिम्मेदार, कि इन्होंने इस हाल पे इस जम्मू कश्मीर की आवाम को पहुंचाया है पिछले 70 सालों में, जो उन्होंने टाइम पे कंप्रोमाइजेस किए एब्रो आर्टिकल के साथ, काफी सारे जिन्होंने भाजपा को यहाँ लाया, यहाँ बिठाया, घर में उनको लाया, उनके साथ हुकूमत साजी की, चाहे दिल्ली में चाहे जम्मू कश्मीर में। जो SRO 105 है वो पीडीपी ने, महबूबा जी ने, मैं उसको ऑर्डर भी ला सकता हूँ, हम उन्होंने वो किया, जिससे हमारे नालों नदियों का हकूक जम्मू कश्मीर के जो लेबर क्लास है इनसे छीना गया और बाहर वाले लोग इस वक्त यहाँ ऐश कर रहे। हमारा जो मिनरल्स है उस पर इस वक्त लूट हो रहा है, नीलामी हो रही है। नाज़रीन, आज सर्दियां हैं, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन अपने कमरे को गर्म करने के लिए आजकल हीटिंग डिवाइसेस या हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल होता है और इसमें गैस बुखारी का भी इस्तेमाल होता है और जो ब्लोअर्स होते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि ये गैस बुखारी और ये ब्लोअर्स आपकी सेहत के लिए, न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि आपकी जान के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपके कमरे की वेंटिलेशन सही नहीं है और चारों तरफ आपने कमरा बंद किया हुआ है और फिर आप गैस बुखारी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज्यादा तादाद में यहां पर जमा हो सकता है और इससे ऑक्सीजन की कमी या डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हो सकती है और ये एक इंसान के लिए न सिर्फ मुज़र है बल्कि बाइस मौत भी हो सकता है। डॉक्टर सुराया के साथ हमारे नुमाइंदे निसार खान ने बात की है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आजकल सर्दी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रूम जो है वो कोजी और वार्म रहे। हम गैस हीटर्स और रूम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो सही तो है लेकिन उनके नुकसानात भी है, जिसकी जैसे कि गैस हीटर्स की वजह से एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो पॉइजनस गैस है वो रूम्स में जमा होती है
और उसकी वजह से जो बॉडी में है ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है और जो आदमी है उसको फील होता है नॉशिया, वॉमिटिंग, सर दर्द होता है, इवन स्लीपीनेस, जिसकी वजह से उसको पता भी नहीं चलता है कि गैस ऑन हो रही है और उसके काफ़ी नुकसानात होते हैं और उनकी डेथ्स हो जाती हैं। तो हमें गैजेट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर फंक्शनिंग के हिसाब से। जैसे कि पहले ये देखें कि ये प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, कहीं लीकेज तो नहीं है या कोई गड़बड़ तो नहीं है इन गैजेट्स में। और दूसरी बात, अगर करें तो अनअटेंडेड ना करें ये चीज़ें इस्तेमाल, और प्रॉपर वेंटिलेशन रूम्स में होनी चाहिए। यहाँ पे COPD पेशेंट्स होती है, उनको ऑलरेडी यहाँ पे सांस लेने में तो दुश्वारियाँ होती है जो यहाँ पे विंटर सीजन होता है, तो उनके लिए आपका क्या रहेगा? हाँ, जो COPD पेशेंट्स होते हैं जब ये उनमें ऑलरेडी डिप्लीशन होती है बॉडी में इसकी, उनको ब्रेथलेसनेस होती है, अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनमें काफ़ी फिर वो उनकी जो सिम्टम्स होती है वो एग्जैजुरेट होती है। उस वजह से उनको भी प्रॉपरली वेंटिलेशन रखना चाहिए। कुल मिलाकर अपने कमरों के अंदर वेंटिलेशन का, यानी हवा को जो अंदर आने का जो सिलसिला है और जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जमा हो जाता है उसको खारिज करने के हवाले से जो एक सिस्टम होना चाहिए वेंटिलेशन का, वो बहुत ज़रूरी है। एहतियात भी ज़रूरी है और वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।